हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। अगर हम बात करें रिसर्च के मीनिंग की तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी वो सही रहने वाली है। पहली स्टेटमेंट है कि रिसर्च रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, यानी कि जो रिसर्च होती है वो आपकी ऐसी गतिविधियों को दर्शाती है जो कि एक मैनर में होती हैं, एक सिस्टम में होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि की जाती हैं किसी भी परेशानी यानी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है कि ये एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल और अनबायस्ड प्रोसेस होती है, मतलब किसी की तरफ इसका झुकाव नहीं होता, ठीक है। और जहाँ पर कि जो वेरिफिकेशन होता है हाइपोथेसिस का, डेटा एनालिसिस का, या फिर जो भी डेटा को हम इंटरप्रीट करते हैं नंबर्स वगैरह में, या फिर हम नए सिद्धांतों को बनाते हैं, वो किया जाता है रिसर्च के थ्रू, ठीक है। दूसरा है कि ये एक आपका इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चनिंग टाइप होता है जिससे कि आप किसी सच्चाई का पता लगाते हैं एंड ऑल क्वेश्चंस को पुटअप करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट है कि ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, नॉलेज जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो रिसर्च के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सही हैं। तो बिल्कुल जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ा ये सारे ही सही हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल जब आप रिसर्च करते हो उसका मतलब यही होता है कि आप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी करते हो, कि कोई भी जो गतिविधियाँ आप करते हो वो एक सिस्टम में होती हैं। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च स्टार्ट कर दी और पता ही नहीं है कि टॉपिक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव देखते हो, तो वही है कि आप रिसर्च को एक सिस्टम में करते हो, ठीक है। दूसरा आप क्या करते हैं रिसर्च के दौरान, आप उन गतिविधियों करते हैं कि जो भी आपका टॉपिक है उसमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं इसका भी पता लगाते हैं, ठीक है। फिर ये आपका सिस्टमैटिक होता है, बिल्कुल अभी मैंने बोला ना सिस्टम में आप चलेंगे, फिर लॉजिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इमोशंस तो नहीं चलने वाले ना, आप लॉजिकली जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और आपका झुकाव किसी एक तरफ नहीं होगा, आप क्या करेंगे दोनों तरफ इक्वली बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि आपको बताना है, आप मतलब रिसर्च कर रहे हैं किसी भी एक फ्रूट के बारे में, मतलब ये मान लीजिए कि आप किसी एक फ्रूट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपने रिसर्च किया, आप मान लीजिए फूड छोड़िए, आप ये मानिए कि आप एक जो करेला है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, उसके आप फ़ायदे बता रहे हैं, नुकसान बता रहे हैं, करेला खाने से क्या क्या जो है वो फीडबैक मिल रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं कि कितनी कितनी बीमारियां जो है सिर्फ करेला खाने से दूर हो रही हैं, सर्वे आप कर रहे हो। तो अब आपको करेला बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी आपको क्या है, आपको उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, वो आपको बतानी हैं। तो यही अनबायस्ड है कि आप ये ना सोचें ये मेरा फेवरेट नहीं है तो मैं इसके बारे में अच्छी बातें ना बताऊं, ठीक है। तो रिसर्च में ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है हाइपोथेसिस का, जो भी आप डेटा एनालाइज करते हो वहाँ पर भी आप कोई भी बायसनेस शो नहीं करते, ठीक है। जैसे आप कहीं सर्वे पर गए किसी स्कूल में, अब मान लीजिए कि आपने कुछ स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, ठीक है, आपने एक क्वेश्चनियर तैयार किया था, वो क्वेश्चनियर आपने स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मान लीजिए आप जिस स्कूल से पढ़े हो उस स्कूल से आपको ज़्यादा प्रेम है, तो आपने दिखा दिया कि जो बरेली का वो स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट्स में ज़्यादा अवेयरनेस है। तो ऐसा आपको नहीं करना, जहाँ के स्टूडेंट्स में ज़्यादा अवेयरनेस है आपको वहीं के स्टूडेंट्स की अवेयरनेस दिखानी है, ये नहीं सोचना कि ये मेरा स्कूल है। तो मतलब वही आपको कोई इमोशनल टच नहीं रखना है, लॉजिकल सोचना है, अनबायस्ड सोचना है। तो यस, रिसर्च का ये फॉलो होता है। नए सिद्धांत का आप यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पता होगा
कि जो आपकी ग्रेविटी थी, ठीक है, न्यूटन ने उसका पता कैसे लगाया था कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर जब एप्पल गिरता है तो वो ये सोचते हैं कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। इस पर उन्होंने जब रिसर्च की तब उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, ठीक है। तो नया सिद्धांत बना एक रिसर्च के बाद, ठीक है। ये एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होती है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ताकि आप खुद को रिवील कर सके। बिल्कुल मैंने बोला ना कि आप किसी सर्वे के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चनियर आपको दे दिया जाता है और आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चनियर दे देते हो। अब स्टूडेंट्स जो है उन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने अपने व्यूज़ लिखते हैं। तो क्या होता है, इससे सच्चाई सामने आती है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश में किस तरफ, मतलब कितनी उसकी अवेयरनेस है एक टॉपिक के टूवर्ड्स, ठीक है। और इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो, इवन आप नए नए फैक्ट्स को पढ़ने की कोशिश भी करते हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is Jean Piaget gave a theory of cognitive development of human on the basis of his क्या। अब देखिए जो जीन पियाजे हैं इन सभी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भाषा और विचार का जो है वो उन्होंने सिद्धांत दिया था। आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में आप अगर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स देते हो वहाँ से जीन पियाजे वाइगोत्स्की से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि ये लोगों का क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट्स पर इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है, ठीक है। ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो जीन पियाजे हैं वो बताते हैं। तो इन्होंने अपनी जो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी थी ह्यूमंस की, वो किस बेसिस पे दी थी। क्या उन्होंने इवोल्यूशन रिसर्च किया था, क्या उन्होंने फंडामेंटल रिसर्च किया था, क्या उन्होंने अप्लाइड रिसर्च किया था, या एक्शन रिसर्च किया था। तो देखिए एक्शन रिसर्च का हमने बताया ना कि तुरंत ही एक्शन होना, तो ये तो नहीं है। ना ही तो उन्होंने किसी को इवैल्यूएट किया था, ना उन्होंने कोई अप्लाइड रिसर्च की थी, ना एक्शन रिसर्च किया था। क्या किया था जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने एक फंडामेंटल रिसर्च किया था, जिससे कि उन्होंने जो मानव है उनके संज्ञानात्मक विकास का जो है वो सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली। अब यहाँ पर बोला है कि जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो इक्वली परफॉर्म करते हैं, एक जैसा परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पे, ठीक है। एक जैसा अच्छा परफॉर्म करते हैं एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो इस स्टेटमेंट को आप क्या कहोगे, क्या ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, क्या ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, क्या ये नल हाइपोथेसिस है, या फिर डायरेक्शनल है। तो देखिए डायरेक्शनल ये होता अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाता कि ये जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं इन्होंने परफॉर्म किया है एक जैसा अच्छा, एक जैसा इन्होंने परफॉर्म किया है, कह सकते हैं हम कि साइंस में ये आ जाता है कि साइंस में इन्होंने एक जैसा परफॉर्म किया। तो अब आपने क्या इनको एक डायरेक्शन दे दिया कि ये साइंस के डायरेक्शन में अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी परफॉर्म किया है। एप्टीट्यूड टेस्ट उन्होंने अपने माइंड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, कोई भी उन्होंने रिसर्च की बेस पे यहाँ पर आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर किया इससे पहले उन्होंने नहीं पढ़ रखा था और ना ही उन्होंने इस पर कोई भी रिसर्च की, ठीक है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कह सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से, तो उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से भी ये टेस्ट नहीं दिया। तो जो करेक्ट आंसर है आपका ये है आपकी नल हाइपोथेसिस, कि उन्होंने बस क्या किया, क्वेश्चंस को रीड किया, अपने माइंड का यूज किया और फिर आंसर्स को दिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि अगर हम टीचिंग एड्स की बात करें, देखिए टीचिंग एड्स पे मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाई थी, सेपरेट वीडियो है, सिर्फ टीचिंग एड्स के बारे में है। अगर आपने चेक नहीं की है तो गो एंड चेक इट, और अगर आप ऑलरेडी उसको देखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अगर हम टीचिंग एड की बात करें तो सही है। तो जो टीचिंग एड्स होते हैं वो मदद करते हैं कि आप कंसेप्ट को रख सकें लंबे समय के लिए। दूसरा, ये स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करते हैं, या फिर ये जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या फिर वो आपके रेक्टाफिकेशन को जो है वो बढ़ाते हैं। तो टीचिंग एड से आप रेक्टाफिकेशन नहीं करेंगे, और आपको पता है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग ये जो रोट मेमोराइजेशन है इसको बिल्कुल ही ख़त्म करना है। तो यहाँ पर टीचिंग एड का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं, ताकि जो शिक्षण है वो अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, आप स्टूडेंट्स को एक बेहतर तरीका प्रोवाइड कर सके, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिससे कि वो बेहतर तरह से
सीख सकें, उनके व्यवहार में आपको कैसा परिवर्तन देखने को मिले, तो आपको उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन देखने को मिले, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन ये हाँ ठीक है, क्योंकि आपने टीचिंग एड का इस्तेमाल इसीलिए किया है बच्चे अच्छे तरह से सीख सकें और क्या कर सकें। टीचिंग एड्स के थ्रू जब आप उनको कोई भी कंसेप्ट समझाएंगे तो वो कंसेप्ट उनके माइंड में लंबी ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ये पॉइंट भी हमने वहाँ डिस्कस किया है। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी वो आपकी इंटरेस्टिंग होगी एज वेल, है ना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, लेकिन ये रोट मेमोराइजेशन जो रोट लर्निंग है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रट्टाफिकेशन को हम वहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट्स हियर इन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ गुड टीचर इज वन हु। अब पूछा है कि अच्छा टीचर कौन होगा। वो होगा जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा, या फिर वह होगा जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा, या फिर वो होगा जो आपको कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर देगा, या फिर आपको प्रिंटेड नोट्स दे देगा। तो देखिए प्रिंटेड नोट्स की अगर हम बात करें, प्रिंटेड नोट्स तो आपको कंप्यूटर भी दे रहा है ना अभी, तो है ना। आप सभी लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गूगल से आपको प्रिंटेड नोट्स मिल सकते हैं, आप एक वेबसाइट से उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो प्रिंटेड नोट्स तो आपको गूगल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या गूगल आपका टीचर है या फिर एक अच्छा टीचर माना जा सकता है? देखिए वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड गूगल भी कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंटेड नोट्स आपको गूगल से ही मिल जाएंगे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि टीचर अगर आपको नोट्स दे रहा है तो वो एक अच्छा टीचर है। नेक्स्ट है आपका कि अगर वो आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता है या प्रिंसिपल को, तो देखिए कंसेप्ट और प्रिंसिपल आपके यूट्यूब पर भी जो है वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप सब लोग अपना अपना चैनल बना लेते हैं, ठीक है। तो इवन एक स्टूडेंट जो कि स्टडी कर रहा होता है, वो अब स्टडी के दौरान भी अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाता है तो वह भी आपको बेहतर कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी करेंटली सीख रहा है, तो वो जो करेंटली सीख रहा है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसका जो कह सकते हैं पढ़ाने का मेथड है वो न्यू है, क्योंकि अभी वो न्यूली एजुकेशन ही गेन कर रहा है, तो उसी तरह से वो आपको समझा रहा है। तो वो कंसेप्ट आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है इन कंपैरिजन टू दोज जो पहले के स्टडी किए हुए हैं उन लोगों से। तो इसलिए हम इसको भी एक गुड टीचर की क्वालिटी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। फिर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने भी बताया ना, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो हमें गूगल से भी मिल रही है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो हमें न्यूज़ चैनल से भी मिल रही है, न्यूज़पेपर से भी मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम टीचर को ये नहीं मान सकते कि वही अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो अच्छा है। टीचर अच्छा जब माना जाएगा जब वो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे, उनको शिक्षा का महत्व समझाए और उनको शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए इसके बारे में प्रेरित करे, ठीक है। उनको एजुकेशन से होने वाले डिमेरिट्स मेरिट्स के बारे में समझाए, एजुकेशन से उनका फ्यूचर किस तरह से ब्राइट हो सकता है ये सब समझाए, वो कैसे अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड लाइफ को जी सकते हैं। तो इन सब के बारे में जो उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड द गुड टीचर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये क्वेश्चंस आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 31 से 36 तक जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो आपके पैसेज बेस्ड रहेंगे। और आपको पता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पैसेजेस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, आफ्टर दैट हम पैसेज देखते हैं और फिर हम आंसर्स मार्क करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपनी इसी प्रोसेस के साथ। क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट वे में देखेंगे बिकॉज वी हैव लेस टाइम, क्योंकि एग्जाम्स आप सभी को पता है कि चल ही रहे हैं कंटिन्यू। और फर्स्ट पेपर तो सभी देते हैं, नॉट ओनली हम स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन रहता है सभी के लिए। 31 to 36 था, 31 तो क्वेश्चंस फिर से मिस्टेक हो गई यहाँ पर। 31 to 36 क्वेश्चंस ही नहीं है। चलिए इसको मैं आप पैसेज को अलग से सेपरेट वीडियो अभी आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 से हम देखते हैं, ये आपके पैसेज का क्वेश्चन नहीं है, अलग से है। So this question is at present a person is 4 times older than his son। जो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला है कि एक पर्सन ऐसा है जो अपने बच्चे से 4 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। और 3 इयर्स यहाँ पर बोला है, मतलब यहाँ पे 4 गुना बड़ा है और यहाँ पर 3 इयर्स बड़ा है वो अपनी वाइफ से,
ठीक है। तो अगर 3 साल के बाद जो बच्चे की एज है वो 15 है तो आपको पर्सन की वाइफ की एज बतानी है। तो देखिए एज वाले क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए 50 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये चारों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो आपको यहाँ पर करेक्ट कोड को सेलेक्ट करना है जो कि इनको रिप्रेजेंट करे। तो स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ है कि ऑल पोएट्स आर फिलोसफर्स, कि सारे पोएट्स कैसे होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं। कुछ पोएट्स हमारे फिलोसफर्स होते हैं या फिर कुछ पोएट्स हमारे फिलोसफर्स नहीं होते हैं, या हम कहें कि कोई भी फिलोसफर जो है वो पोएट नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स थी। अब आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो कि इनको रिप्रेजेंट करे। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो रहेगी आपकी दैट इज ए, ये सारे पोएट्स कैसे होते हैं, फिलोसफर होते हैं। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि कुछ पोएट्स हमारे फिलोसफर नहीं होते। मतलब वही है कि सारे पोएट्स हमारे फिलोसफर होते भी हैं और हम कह सकते हैं कि कुछ पोएट्स हमारे फिलोसफर नहीं होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी करेक्ट हैं। अब यहाँ पर ये किस कोड में आती हैं तो इनका कोड एक बार चेक कर लेते हैं, ए एंड सी, एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि एक एग्जामिनेशन में 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे, रिजल्ट रिवील हुआ था। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, आप इनका देखेंगे, जो कि हमारे पांचों सब्जेक्ट में पास हो गए थे, उनका जो डेटा है वो है 5,583 और टोटल स्टूडेंट्स थे 10,000, याद रखना है। ठीक है, अब जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास हुए थे वो हैं आपके 1200। ठीक है, जो आपके एक सब्जेक्ट में ही पास हुए थे वो थे आपके 735, जो आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं वो 75 हैं, जो सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए हैं 145 हैं, जो सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुए हैं ऐसे स्टूडेंट्स 140 डेटा आप नोट करते चलिएगा, जो सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं उनका 200 है और जो बायोसाइंस में फेल हुए हैं उनका 157 है। मतलब वो 157 है इन नंबर्स में। तो आपसे ये पूछा है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो कि एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट में क्या है, पास हुए हैं। तो 4 सब्जेक्ट में आपके कौन कौन पास हुए हैं, ये तो आपके फेल्ड आ रहे हैं सारे। तो 4 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं, 10,000 में से। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके थे, जो पांचों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे हैं 5,583 और 3 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे हैं 1,400। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट में हमारे कितने स्टूडेंट्स पास होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6,300। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ बोला है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो किस सिद्धांत को यहाँ हम अच्छा नहीं मानते हैं। स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन, कि जो ग्रेप वाइन है उसका जो यूज़ होता है स्टैटिक तरह से वो सही नहीं है, या फिर परसुएसिव और कन्विंसिंग डायलॉग्स को यूज़ करना सही नहीं है, या फिर ऑडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं है, या फिर 1 वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब हमारा कम्युनिकेशन होता है तो बिल्कुल हम ग्रेप वाइन का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में करते हैं। इस ग्रेप वाइन पर भी मैंने आपको सेपरेट मतलब हमारी प्रीवियस वीडियोस में वहाँ पर डिस्कशन किया है ग्रेप वाइन का। तो ग्रेप वाइन का यूज़ किया जाना चाहिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, ये सही है, लेकिन नहीं पूछा है इसलिए गलत हो जाएगा। परसुएसिव और कन्विंसिंग डायलॉग्स, यस, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होगे तो आपके जो आप जो बोल रहे होंगे अगर वो अच्छी टोन में होगा, या फिर आप ऐसे वर्ड्स का, ऐसे फैक्ट्स का यूज़ कर रहे होंगे जो दूसरों को कन्विंस करें, तभी तो आपकी बात सुनेगा ना। यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा।
ठीक है। मोस्टली लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा। ये आपके क्या हैं, ये आपके यूट्यूब मोटिवेटर है, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीचेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो इन्हें आप क्यों देखना पसंद करते हो? क्यों? क्योंकि इनकी बातें आपको कन्विंस करती हैं, ठीक है। तो इनका कम्युनिकेशन कैसा है? इफेक्टिव है। कैसे इफेक्टिव है? क्योंकि इनकी बातें हमें कन्विंस कर रही हैं, ठीक है। और इनके जो डायलॉग्स हैं वो परसुएसिव हैं। नेक्स्ट है कि ऑडियंस का पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही बात है। जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा लोग आपको सुनने आएंगे, है ना, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसी वजह से गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट बताना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है कि वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो सिर्फ एक रास्ता ना हो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। आप किस तरह से आप किसी की सुने भी, अपनी बताएं भी, ठीक है, और उसको भी बताने का मौका दें, सिर्फ वन वे ना रहे, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, इसीलिए इसको हम सही मान लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ बोला है कि कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो क्या होता है, लैंग्वेज कैसी होती है किसी कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल होता है, वर्बल होता है, इंट्रापर्सनल होता है, या फिर आपका सिंबॉलिक होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कम्युनिकेशन में, मैंने आपको दी वर्बल का मतलब क्या है, बोलना, ठीक है। तो जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल बोल ही रहे होंगे कुछ, है ना। तो वही है कि आप किसका यूज़ कर, आप ज़रूरी नहीं आप मुंह से ही बोल रहे हैं। कम्युनिकेट जब आप किसी से कर रहे हैं, आप टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन वहाँ पर भी आप वर्ड्स तो वही यूज़ कर रहे हैं ना, बोलने वाले। ऐसा तो नहीं कि आप जब किसी से टेक्स्ट कर रहे होते हैं तब आप वैसे अगर आप किसी से कह रहे हो कि मैं आ रहा हूँ, तो अगर आप किसी से वर्बली कहेंगे तब भी यही कहेंगे मैं आ रहा हूँ। अगर आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तब भी यही कहेंगे, या कुछ और कहेंगे मैं आ रहा हूँ को यही कहेंगे ना। तो कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज होती है वो आपका वर्बल कोड होता है, चाहे आप उसको रिटन में यूज़ करें, चाहे आप उसको स्पीकिंग में यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन द पर्पस ऑफ अ डेफिनेशन, जब किसी भी डेफिनेशन का जो पर्पस होता है वो एक्सप्लेन करना हो, या फिर यूज़ करना हो, या फिर एम्बिग्यूटी को ख़त्म करना हो, तो डेफिनेशन क्या कहलाती है? ऐसी डेफिनेशन को हम लेक्सिकल डेफिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वह आपका इनवैलिड होता है कब? अगर प्रेमिसेस और कंक्लूजन सही होते हैं तब, या फिर प्रेमिसेस और कंक्लूजन गलत होते हैं तब, या फिर प्रेमिसेस सही और कंक्लूजन गलत होता है, या फिर प्रेमिसेस गलत और कंक्लूजन ट्रू होता है। तो आपका जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो आपका इनवैलिड तब माना जाता है जब प्रेमिसेस सही हो लेकिन उसका कंक्लूजन गलत हो, तो आपका आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेमिसेस सही है तो उसका कंक्लूजन भी सही निकलना चाहिए ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is question number 44 and it is which of the following are the characteristic feature of communication। अब communication के features पूछे गए हैं, क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो communication में आपके ideas का, facts का और opinions का जो है वह exchange होता है। नेक्स्ट है आपका, आप कम्युनिकेशन दोनों इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग आती है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो इसकी विशेषताएं हैं वे सभी हैं कि आप जब किसी से बात करते हो तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो। यही आपकी सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन। तो आप बोलते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स का एक्सचेंज वहाँ पर कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। मैं अभी आपको आपके नेट एग्ज़ाम, JRF एग्ज़ाम के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कम्युनिकेट करके, और आप उसको क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। कमेंट्स में आप मुझे बता रहे हो कि मैम यहाँ मिस्टेक हुई है, या फिर ये हमको इसके बारे में और जानना है। तो आप भी मुझे अपने फैक्ट्स, अपने व्यूज समझा रहे हैं, मैं भी आपको समझा रही हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं।
कम्युनिकेशन में हमारा इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, आपसे ले रही हूँ, आप उसको समझ रहे हो, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान और अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया तो मैं 30 मिनट्स तक कंटिन्यू बोल रही हूँ, 30 मिनट तक आप कंटिन्यू मुझसे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। बात फिर आ जाती है साइक्लिक की, तो कम्युनिकेशन सर्कुलर प्रोसेस भी है। कैसे है, अब मान लीजिए सर्कुलर प्रोसेस इस तरह से है कि मैंने जो बोला आपने सुना, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को किसी और को समझाएंगे, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन फिर किसी और तक पहुंचेगी और इस तरह से घूम फिर के क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी वही मुझ तक आ जाएगी किसी और के द्वारा। ये इसीलिए हमने कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस है, ठीक है। जैसे जब न्यूटन ने ग्रेविटी का जो सिद्धांत था वो दिया, तो उस सिद्धांत को सभी ने पढ़ा और फिर वो सिद्धांत सभी ने पढ़ के जब उसे समझाया या उसमें कोई भी चेंज किया तो वो वापस कहाँ पहुँचा, न्यूटन तक ही पहुँचा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी सारी ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 और यहाँ बोला है कि जो कोड यहाँ पर दिए गए हैं उनमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि वेन डायग्राम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, वेन डायग्राम इन्हेंस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, वेन डायग्राम जो है वो वैलिड या फिर इनवैलिड हो सकता है, या फिर वेन डायग्राम एक क्लियर मेथड है नोटेशन का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट जो रहेगी हमारी वो रहेगी आपकी ए, यानी कि जो वेन डायग्राम है वो आर्ग्यूमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, वेन डायग्राम हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, बिल्कुल। अब वेन डायग्राम वैलिड है इनवैलिड नहीं हो सकता, ये गलत है, लेकिन वेन डायग्राम जो है वो नोटेशन का एक क्लियर मेथड है। तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 and this question says that कि the next term in the series is, सीरीज़ में अगली टर्म क्या होगी। तो इस सीरीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 2 के बाद आप 5 कैसे ला सकते हो, जब आप 2 का मल्टीप्लाई 2 से करा के 1 ऐड कराएंगे तो 5 आएगा। वहीं अब आप 5 के बाद 9 कैसे ला सकते हो, 5 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से कराएंगे और यहाँ पर -1 कराएंगे तब 9 आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से कराएंगे तो 9 2 जा 80 एंड 19 दिया है तो +1 19 हो जाएगा। तो क्या पैटर्न आ रहा है कि आपको सबका मल्टीप्लाई 2 से करा के एक बार प्लस करना है, दूसरी बार माइनस करना है, फिर अगेन प्लस करना है, एक ऑल्टरनेट वे में चलना है। तो अब हम जब 19 का वापस से मल्टीप्लाई 2 से करा के हम -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37, और जब हम इसका मल्टीप्लाई 2 से करा के +1 करेंगे तो इट बिकम 75 एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन, इंडक्टिव रीजनिंग आपकी कहाँ आती है, हार्मनी ऑफ नेचर पे, इंटीग्रिटी ऑफ नेचर पे, यूनिटी ऑफ नेचर में, या फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर में। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इफ़ वी वांट टू सीक न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, अगर हमें दुनिया के बारे में कुछ नया जानना है तो हमें रीजंस पर रिलाई करना होगा, और वो रीज़न किस तरह के होने चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल, इंडक्टिव, डिडक्टिव या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो यस, जब हमें अपनी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो जो रीजंस हो हमारे वो कैसे हों, इंडक्टिव हों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन की उसको ट्रेस किया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर आप अच्छे कम्युनिकेशन को ट्रेस कर सकते हैं अगर आपके एटीट्यूड सर्वे से, आपके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड से और स्टूडेंट की अटेंडेंस से, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A, B, C एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 50 इज कि एक दिन प्रकाश अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, मैंने आपको बताया आपको इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ आपका नॉर्थ आएगा क्योंकि साउथ तो नीचे होता है, इधर वेस्ट आ जाएगा, इधर आपका ईस्ट आ जाएगा। आप स्टार्ट करोगे तो कहाँ से प्रकाश चल रहा है, तो साउथ की तरफ चल रहा है, यानी कि
ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, साउथ की तरफ आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद वो अपना इस यहाँ से इसको चलाएंगे आप, कितना चला था 10 किलोमीटर चला था। उसके बाद ये अपने राइट में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो इस तरह से आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस या फिर प्लस करके आप बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो निकाल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका यहाँ पर दैट इज 15। नेक्स्ट है गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय। अब यहाँ पर एक लड़की है, वो एक लड़के को इंट्रोड्यूस करा रही है किसी से, और वह कह रही है कि ये जो लड़का है या फिर जो बॉय है ये मेरे अंकल के फादर की बेटी का बेटा है। ठीक है, मेरे अंकल के फादर की बेटी का बेटा है, ये कहा उसने। तो अब आप बताइए कि क्या रिश्ता होगा उस गर्ल का। तो देखो, जब उस गर्ल ने, ये रहा बॉय, तो ये बॉय जो है इसको बोला कि ये बेटा है। बेटा है, किसका बेटा है? तो कह रही है कि मेरे अंकल जो हैं उनके पापा। तो इसके अंकल, आपके जो अंकल होंगे, आपके जो चाचा होंगे, उनके फादर आपके कौन होंगे? दादाजी होंगे। ठीक है, तो दादाजी की बेटी कौन हो जाएगी? बुआ हो जाएंगी इस बच्ची की। ठीक है, तो बुआ का बेटा है ये। ठीक है, तो जब बुआ का बेटा है ये, तो इस बच्ची का कौन हो जाएगा? इस गर्ल का भाई हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसी भी एक कोड में अगर हम मथुरा को ZXQEROX लिखेंगे तो हम होटल को उस लैंग्वेज में ही क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार पैटर्न देख लीजिए। तो M के बाद यहाँ पर J आ रहा है, तो आप देख लो J और K और L यहाँ पर 2 मिस किए। सेम A है तो हम उल्टा चलेंगे, यानी कि X, Y और Z मिस किया तब जाके A आया। तो यहीं अब हम होटल की अगर हम बात करें तो H है आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? GFEFGH। ठीक है, तो क्या आएगा? ये दोनों मिक्स रहेंगे, E आएगा। तो ये L और L वाला ऑप्शन कट कर दीजिए। इन दोनों ऑप्शन में से हमें एक चूज़ करना होगा। O का देख लो, तो O में आज आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ये कि LMN, ये दोनों मिस जाएंगे, यानी कि L आ जाएगा। दोनों में ही है L, हम नहीं देख सकते। T की हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? PQRS, तो PQ और R और S ये मिस चले जाएंगे, तो Q आ जाएगा। और Q आपका कहाँ है? इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर C। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जो ग्रेप वाइन है उसको और क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है ग्रेप वाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके असर्शन और रीज़न यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो असर्शन की हम बात करें तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो आपका फास्ट और फ्लेक्सिबल माना जाता है। और रीज़न यहाँ बोला है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक होता है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन का ऑर्डरली फ्लो होता है। बोला है कि A गलत है, R सही है। A और R दोनों ही सही हैं और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, एंड दोनों A R करेक्ट हैं, लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और दो A सही है लेकिन R गलत है। तो जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर A, कि A गलत है लेकिन R जो है वह सही है। अब क्वेश्चन नंबर 55 से 60 तक के जो क्वेश्चन है ये आपके इस टेबल पर बेस्ड है। ठीक है, जो भी आपको टेबल प्रोवाइड की गई है इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इट्स फॉर यू। टेबल का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ठीक है, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, पहले आप सॉल्व करेंगे उसके बाद मैच करेंगे। तो व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी इन 1000 पर मंथ इन द एज ग्रुप 40 to 50 ईयर्स, यानी कि 40 से 50 साल तक के लोगों की सैलरी क्या है? तो इट इज़ ऑप्शन नंबर C 42.5। क्या फ्रैक्शन है एम्प्लॉयज़ का जिनको सैलरी कम मिल रही है एवरेज सैलरी से या दूसरे सारे एम्प्लॉयज़ की? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D 55%। क्वेश्चन नंबर 57, क्या फ्रीक्वेंसी परसेंट रहेगा क्लास इंटरवल 30 to 35 ईयर्स में? एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर A दैट इज 35 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 58 इज कि क्या फ्रैक्शन परसेंटेज रहेगा एम्प्लॉयज़ का जिनको सैलरी मिल रही है 40,000 पर मंथ से ज़्यादा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी 45%। नेक्स्ट इज क्या एवरेज एज रहेगी एम्प्लॉयज़ की। तो एवरेज एज की अगर हम बात करें तो ये है आपकी 40.3 ईयर्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि आपको डेटा जो है एज का उसको क्लासीफाई करना है हर एम्प्लॉय की एक क्लास इंटरवल में 5 ईयर्स के। तो कौन सा क्लास इंटरवल जो होगा 5 ईयर का जिसकी सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी रहेगी। एंड द करेक्ट आंसर इज 50 to 55 ईयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे पैसेज वाले क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं अभी आपके सेपरेट वीडियो में कवर कर रही हूँ। सो that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.